एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के दूसरे दिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के तीनों रथ श्री गुंडीचा मंदिर मौसी के घर पहुंच गए। परंपरा के अनुसार तीनों देवता यहां 7 दिनों तक विराजमान रहेंगे, जिसके बाद बहुधा यात्रा के माध्यम से श्री मंदिर लौटेंगे। रथ यात्रा के दूसरे दिन भारी बारिश के बावजूद करीब 9 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पुरी पहुंचे और पूरे शहर में भक्ति और उत्साह का माहौल रहा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। जनगणना 2027 के पहले चरण का काम अब 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा हो गया है। इसी के साथ तमिलनाडु और त्रिपुरा में सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना की सुविधा शुरू कर दी गई है, जिसके तहत नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जोसेफ ने स्वयं रजिस्ट्रेशन कर इस प्रक्रिया की शुरुआत की। सरकार के अनुसार ये देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना है, जिसमें पहले चरण में मकानों और आवासीय सुविधाओं का विवरण जुटाया जा रहा है, जबकि दूसरे चरण में वर्ष 2027 में जनसंख्या और जातिगत गणना की जाएगी। भारत ने हरित परिवहन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर लंबे रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। स्वदेशी तकनीक से विकसित इस ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपयोग किया गया है, जिससे केवल जलवाष्प का उत्सर्जन होता है और प्रदूषण नहीं फैलता। ये पहल भारतीय रेलवे को पर्यावरण अनुकूल बनाने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने जैश-ए-मोहम्मद जैम से जुड़े संदिग्ध मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार ये आरोपी कथित तौर पर बम बनाने की तकनीक सीख रहे थे और विस्फोट की साजिश रचने की तैयारी में थे। इससे पहले करीब 2 सप्ताह पहले इसी मामले में 8 संदिग्धों को पकड़ा गया था। ईटीएस का कहना है कि सभी आरोपियों के नेटवर्क, विदेशी संपर्कों और संभावित आतंकवादी गतिविधियों की गहन जांच जारी है। आंध्र प्रदेश में 26 जून से 16 जुलाई के बीच कोविड-19 के 12 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण से 4 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी मृतकों को पहले से गंभीर बीमारियां थीं। वायरस के वेरिएंट की पहचान के लिए 5 मरीजों के सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) भेजे गए हैं। फिलहाल संक्रमण किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है और क्लस्टर फैलाव के संकेत नहीं मिले हैं। एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने भी निगरानी बढ़ा दी है और स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के ऐतिहासिक नरवर किले से सिंधिया रियासत की लगभग 400 साल पुरानी एक दुर्लभ तोप चोरी हो गई। शुरुआती जांच के अनुसार बदमाशों ने पूरी योजना के साथ करीब 3000 फीट नीचे तक तोप उतारी और वाहन में लादकर फरार हो गए। अंतर्राष्ट्रीय एंटीक ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत 2 से 5 करोड़ रुपए तक आंकी जा रही है। घटना के बाद किले में अब 14 की जगह 13 ऐतिहासिक तोपें ही बची हैं। पुलिस और पुरातत्व विभाग मामले की संयुक्त जांच कर रहे हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय एंटीक तस्कर गिरोह की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व टेम्पल अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया। करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी की गई। जांच के दौरान सामने आए सीसीटीवी फुटेज में चौहान कथित तौर पर मंदिर के गणना कक्ष से नकदी, नोट और आभूषण अपनी जेब में रखते हुए दिखाई दिए। एसआईटी का कहना है कि मामले की जांच जारी है और इस प्रकरण में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आरोपी को अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेक्सिको के दक्षिणी प्रशांत तट के पास शुक्रवार को 7.4 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी का खतरा देखते हुए करीब 10 लाख लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया। भूकंप का केंद्र ग्वाटेमाला सीमा के निकट समुद्र में उथली गहराई पर था, जिससे मेक्सिको के अलावा ग्वाटेमाला और एल साल्वाडोर में भी तेज झटके महसूस किए गए। तटीय क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। शुरुआती रिपोर्टों में बड़े पैमाने पर जानमाल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। ईरान पर अमेरिकी हमले लगातार छठी रात भी जारी रहे। इस दौरान अमेरिका ने भारत के निवेश वाले स्ट्रेटेजिक चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर को निशाना बनाया, जिसके ढहने की खबर है। अमेरिकी सेना का दावा है कि इस टावर का उपयोग ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड समुद्री गतिविधियों की निगरानी और सैन्य समन्वय के लिए कर रहा था, जबकि ईरान का कहना है कि ये वाणिज्यिक जहाज़ों के संचालन के लिए इस्तेमाल होने वाला कंट्रोल टावर था।
चाबहार पोर्ट भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। इस हमले के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है तथा भारत की रणनीतिक और आर्थिक हितों पर भी नजर बनी हुई है। बांग्लादेश ने तीस्ता नदी के व्यापक प्रबंधन एवं पुनर्स्थापन परियोजना के लिए भारत के बजाय चीन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रिपोर्टों के अनुसार चीन इस परियोजना के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराएगा, जबकि भारत ने पहले करीब 9,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव दिया था। इस फैसले को दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। भारत ने कहा है कि वो इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है और क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए आगे की नीति तय करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही अप्रैल-जून के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का समेकित नेट मुनाफा सालाना आधार पर 22% घटकर 20,946 करोड़ रुपए रहा। हालांकि पिछली तिमाही की तुलना में इसमें 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं कंपनी का परिचालन राजस्व 25% बढ़कर रिकॉर्ड 3.11 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी ने बताया कि ऑयल टू केमिकल्स, रिटेल और डिजिटल सेवाओं के मजबूत प्रदर्शन से आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष एशियन पेंट्स हिस्सेदारी बिक्री से मिले एकमुश्त लाभ के उच्च आधार के कारण मुनाफे में सालाना गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 964 अंक की बढ़त के साथ 78,551 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 261 अंक चढ़कर 24,334 के स्तर पर पहुंचा। बाजार में सबसे अधिक खरीदारी बैंकिंग, आईटी और ऑटो क्षेत्र के शेयरों में रही। मजबूत तिमाही नतीजों, बड़े निवेशकों की खरीदारी और सकारात्मक व्यापारिक माहौल से निवेशकों का भरोसा बढ़ा, जिससे बाजार ने सप्ताह का समापन शानदार बढ़त के साथ किया। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही देश में पहली बार प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोटों का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। शुरुआती चरण में 10 रुपये और 20 रुपये के पॉलीमर नोट चुनिंदा क्षेत्रों में चलाए जाएंगे। इसके लिए आरबीआई की नोट छापने वाली इकाई ने विशेष पॉलीमर शीट की आपूर्ति हेतु वैश्विक टेंडर जारी किया है। ट्रायल सफल रहने पर 2027 से पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से पॉलीमर नोट जारी किए जा सकते हैं। हालांकि मौजूदा कागजी नोट बंद नहीं होंगे, बल्कि दोनों तरह के नोट कुछ समय तक साथ साथ चलेंगे। पॉलीमर नोट अधिक टिकाऊ, पानी और गंदगी से कम प्रभावित होने वाले तथा नकली नोटों पर रोक लगाने के लिए उन्नत सुरक्षा फीचर से लैस होंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम के जीवन पर आधारित फिल्म प्रहार दी उज्ज्वल निकम स्टोरी जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म में अभिनेता राजकुमार राव मुख्य भूमिका निभा रही हैं। निकम ने उनके अभिनय की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजकुमार ने सिर्फ उनकी नकल नहीं की, बल्कि उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और व्यक्तित्व को आत्मसात किया है। फिल्म में निकम के चर्चित मुकदमों के साथ साथ उनके निजी जीवन और संघर्षों को भी दिखाया जाएगा। वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर सर गैरी गारफील्ड सोबर्स का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में गिने जाने वाले सोबर्स ने 1954 से 1974 के बीच वेस्टइंडीज के लिए 94 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 8,032 रन बनाए और 235 विकेट लिए। उन्होंने 1968 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहली बार एक ओवर की 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का ऐतिहासिक कारनामा किया था। उनके निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है और दुनिया भर के खिलाड़ियों और क्रिकेट बोर्डों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। फीफा विश्व कप 2026 के विजेता को इतिहास में पहली बार करीब 490 करोड़ यानी $50 मिलियन की रिकॉर्ड इनामी राशि मिलेगी। फीफा इस बार कुल लगभग 8,400 करोड़ रुपए यानी $877 मिलियन की पुरस्कार राशि वितरित करेगा, जो अब तक की सबसे बड़ी प्राइज पूल है। विजेता टीम को पारंपरिक गोल्ड मेडल के साथ पहली बार विशेष चैंपियनशिप रिंग भी दी जाएगी। फीफा का कहना है कि बढ़ी हुई इनामी राशि और नए सम्मान का उद्देश्य विश्व कप को खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए और अधिक प्रतिष्ठित बनाना है। भारतीय अंडर 19 विश्व कप विजेता क्रिकेटर मनजोत कालरा को श्रीलंका में कथित खिलाड़ी रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया है। श्रीलंकाई पुलिस के अनुसार उन पर लंका प्रीमियर लीग के दौरान एक खिलाड़ी को पैसे का लालच देकर प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप है। अदालत ने उन्हें 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2018 अंडर 19 विश्व कप फाइनल में शतक लगाकर भारत को खिताब दिलाने वाले कालरा फिलहाल लंका प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी जाफना किंग्स के सहमालिक हैं। मामले की जांच जारी है और श्रीलंका क्रिकेट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति दोहराते हुए जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में करीब 8,000 छात्रों और प्रतियोगिता परीक्षा अभ्यर्थियों से संवाद किया।
उन्होंने कहा कि पेपर लीक और भर्ती घोटालों का फायदा केवल 1% लोग उठाते हैं, जबकि इसकी सबसे बड़ी कीमत 99% ईमानदार और गरीब छात्रों को चुकानी पड़ती है, जो वर्षों की मेहनत के बावजूद अवसरों से वंचित रह जाते हैं। राहुल ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्ष भर्ती और छात्रों के अधिकारों की रक्षा की मांग करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अंत में मौसम। देश के कई हिस्सों में मानसून एक्टिव रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर सहित करीब 15 राज्यों में तेज बारिश, गरज चमक और 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर जलभराव, बिजली गिरने और पेड़ गिरने जैसी घटनाओं का खतरा भी बना रह सकता है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।